एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मुझे तो लगता था मेरी भाभी मनोरमा शादी के बाद समझ जाएगी और अपनी बुरी आदतों से परहेज कर लेगी। मैंने उस पर इतनी बड़ी मेहरबानी की थी। उसकी शादी मैंने अपने इकलौते भाई से करवा दी थी और भाई भी जो बहुत शरीफ था। वह एक धार्मिक इंसान था, पूजा पाठ रोज किया करता था। माँ बाप के मरने के बाद मेरा भाई मेरी हर बात मानता था। उसने आज तक किसी लड़की से फालतू बातचीत नहीं की थी, मगर मैंने उसके साथ इतना बुरा कर दिया था। मैंने एक करेक्टर लेस लड़की के साथ उसकी शादी करवा दी थी। उस टाइम तो मनोरमा भाभी ने मेरे साथ एक वादा किया था, वह शादी के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ मेरे भाई की होकर रहेंगी। मैं भी कितनी गलत थी जो उसकी बातों में यकीन कर बैठी थी। चोर चोरी से जाता है मगर हेरा फेरी से तो नहीं जाता। और ये सब मुझ पर तब खुलकर सामने आया था जब मैं अस्पताल में गई। अपने भाई को उसके बेटे के मुबारकबाद देने गई थी। अस्पताल में मुझसे पहले ही काफ़ी रिश्तेदार पहुंच चुके थे। मैंने भी भाई को मुबारकबाद देकर अपनी भाभी के पास गई थी, मगर वे रो रही थी। मुझे लगा शायद खुशी के आंसू होंगे। मैंने भाभी को मुबारकबाद दी और जल्दी से भतीजे की तरफ बढ़ने लगी, मगर ये देख कर मेरी जान ही निकल गई। वह तो मेरे भाई का बच्चा था ही नहीं। मैं एकदम से मनोरमा भाभी की तरफ मुड़ी और बोली, ये क्या किया तुमने? उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, तुम्हें भगवान के लिए चुप रहना होगा। मेरा घर उजड़ने से बचा लो। मेरे राज को राज ही रहने दो और मुझे मेरे पति के सामने बेइज्जत मत करना। अगर तुमने सच बताया तो मेरी बहुत रुसवाई हो जाएगी। मनोरमा मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए जा रही थी। मैं गुस्से से चिल्लाकर बोली, मनोरमा, तुमने मुझसे वादा किया था तुम शादी के बाद अपने सारे बुरे काम छोड़ दोगी। मैं तुम्हारी शादी से पहले वाले सारे पापों पर पर्दा डाल दूंगी, लेकिन शादी के बाद कोई ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तुम अपने बुरे अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मनोरमा सिसकने लगी थी। वह बोली, मैंने कोई पाप नहीं किया, उसके लिए तुम मुझे मेरे ना करने वाली गुनाहों की सज़ा मत देना। मुझे मनोरमा की बातें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला गई थी। मैं बोली, ये बच्चा किसका पाप है? तो क्या फिर ये पुण्य है? वह रोती हुई बोली, हाँ पुण्य है, क्योंकि मोहब्बत करना कोई पाप नहीं। मैं उसे बस देखती रह गई थी और कमरे से निकल गई थी। बाहर निकली तो मेरे भाई ने मुझे बताया उसने मिठाई के डब्बे मंगवाए हैं। वो पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवाना चाहता है। एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने सोचा अगर भाई को सच बता दिया तो उनकी सारी खुशी खराब हो जाएगी, मगर फिर सोचा मैं अब भाई को ज़्यादा धोखे में नहीं रख सकती। इसलिए बोली, भाई ये सब छोड़ो, मेरे साथ चलो, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। भाई भी घबरा गए और मुझे अस्पताल में ही बने कैफ़े में ले गए। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि मनोरमा से पहले तो मैं खुद अपने भाई को धोखा दिया था। अगर वो मुझसे पूछ लेते तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, तो मैं उनको क्या जवाब देती। इसी सोच में पड़ी थी जब भाई बोले, मीनू जल्दी कहो जो कहना है, उधर अस्पताल में मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं बोली, भाई आपसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वह हैरान हुए और बोले, क्या क्या हुआ, सीधी तरह बताओ, पहेलियाँ मत बुझाओ। मैं बोली, भाई मैं शुरू से ही जानती थी कि मनोरमा का किरदार अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने उसकी शादी आपसे करवा दी। शायद वह सुधर जाएगी। भाई वह अपने करतूत से बाज नहीं आई। इस बात का पता मुझे आपके बच्चे को देखकर हुआ। वह बच्चा आपका नहीं है, वह बच्चा मनोरमा के पापों की सज़ा है। मेरे भाई की आंखों में खून उतर आया था। वह बोले, मीनू तुम अपने होश में तो हो ना? ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैं रोने लगी और बोली, भाई जो कुछ भी मैंने कहा है सच है। मैं ये आपसे छुपा ना सकी क्योंकि मैं आपको और ज़्यादा धोखे में नहीं रख सकती थी। भाई की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने भाई को यूँ रोते हुए देखा था। इतना तो मम्मी की मौत पर भी नहीं रोए। वह तब चुप चुप कर रोते रहते थे और आज इतनी बुरी तरह से मेरे सामने रोने लगे थे। फिर वो एक झटके से उठे और अस्पताल में दाखिल हो गए। मैं भी उनके पीछे पीछे ही भागी थी। भाई कमरे में दाखिल हो गए तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। मनोरमा भाई को देखकर उठी थी। वह बोली, आप कहाँ रह गए थे? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। भाई उसे बस घूरते ही रह गए थे। इतनी देर में मनोरमा का बच्चा रोने लगा था। वह बोली, हेमंत हमारा बेटा रो रहा है, मुझे ये बच्चा थमा दो। भाई गुस्से से बोले, नहीं मनोरमा, मैं तुम्हारे इस पाप को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम कैसी औरत निकली? मैंने तुम्हें प्यार मोहब्बत इज्जत दी, लेकिन तुमने किसी चीज़ का मान नहीं रखा और बड़ी ढीठ बनकर कह रही हो कि हमारा बच्चा है। मैं तो कहता हूँ मनोरमा, तुम्हें डूब मर जाना चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ मनोरमा, जल्दी से बोली हेमंत। मैं आपके बगैर भला कहाँ जाऊंगी? मैं बेसहारा लड़की हूँ, आप ही मेरा सहारा हैं। भाई गुस्से से बोले, अपनी मनहूस जुबान से तुम मुझे अपना मत कहो। और हाँ, तुम बेसहारा नहीं हो, तुम अपने आशिक के पास चली जाना, जिसका ये पाप तुमने मेरे नाम ठोक दिया है। मनोरमा अपने आंसू पोंछ कर बोली, हेमंत आप अपनी बहन की बातों में मत आओ, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। आप जानते हैं ना, आपकी बहन भी इंसान है, गलतियाँ इंसानों से ही हुआ करती है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी बहन को कोई गलतफहमी हो गई है तो आप गुस्से में गलत कदम उठा लें, मगर आपका ये इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम ही निकला तो आप क्या करेंगे? तब आप भगवान को क्या मुंह दिखाओगे? क्योंकि मुझ बेसहारा का सहारा तो सिर्फ भगवान है। आपको मेरे साथ की गई ज्यादती का भगवान को जवाब देना होगा। भाई भोले, बकवास बंद करो, अपनी ये ड्रामा किसी और को दिखाना। भगवान सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। वही भगवान है और मैं उसी भगवान को गवाह मानकर तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। अब तुम मेरी पत्नी नहीं रही। ये बात सुनकर मैं एकदम कांप गई थी, जबकि मनोरमा चुपचाप बैठी रह गई थी। भाई जोर से दरवाज़ा मारकर चले गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे ही चली गई थी। भाई ने अस्पताल के फाइल भी क्लियर नहीं किए थे। वह बोले, जिसका बच्चा है वह जाने और मनोरमा जाने। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी। खैर, हम घर आ गए थे। भाई बेहद उदास और परेशान थे। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मैं सारे काम वगैरह करके जब फ्री हुई तो अपने पति यसु से फ़ोन करके बात करने लगी थी। वह मुझसे कह रहे थे कि जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे बगैर एक पल भी चैन नहीं मिलता। मैं हंस देती थी। मैं बोली, मैं भी आपको हर टाइम याद करती हूँ, आपके बगैर ज़िंदगी फीकी सी लगती है। लेकिन यहाँ एक समस्या हो गई है। मैंने अपने पति यसु को सारी बात बता दी थी। वह भी ये सुनकर काफ़ी परेशान हो गए थे। वह बोले, चलो तुम आराम से अपने भाई के घर रहो, मैं तुम्हारे बगैर जैसे तैसे करके दिन काट ही लूँगा। और असल में मेरी यसु की शादी 8 महीने पहले हुई थी। हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इसलिए उनकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। भाई सारा सारा दिन अपने कमरे में ही रहते थे, वे कहीं आते जाते भी नहीं थे। मुझे उनकी बेहद फिक्र होने लगी थी, कहीं वे खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। मैं भाई से बात करने की कोशिश करती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, फिर वह उठकर मेरे पास से चले जाते थे। मैं हर वक्त खुद को कोसती रहती थी कि मैंने अपने सगे भाई के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया था, उनकी शादी एक गलत कैरेक्टर लड़की से क्यों करवा दी थी। मुझे ये हर टाइम धड़का लगा रहता था, कहीं वह खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। वह जब भी अपना कमरा बंद करके बैठे होते तो मैं बाहर जाकर उनके दरवाजे से कान लगाती। मैं अपने भाई की फिक्र में मरी जा रही थी। मेरी ये हालत थी, मैं यीशु को भी 2 दिन फ़ोन ना करती थी और उनका सुबह मैसेज आता तो मैं शाम को उनका जवाब देती। अब मैं इस फैसले पर पहुंच गई थी कि मैं अपने भाई का दोबारा घर बसाऊंगी और इस बार एक गरीब लड़की को अपनी भाभी बनाऊंगी, ताकि वह मेरे भाई को धोखा ना दे सके। अब मैं भाई से चोरी छिपे ही उनके लिए रिश्ता करने लगी थी। मैं जानती थी अगर उन्हें इस बात का पता हो जाता तो वो मुझे मना कर देते, क्योंकि उनका जख्म अभी ताज़ा था, अभी उन्होंने बहुत बड़ा धोखा खाया था। मैं अपने भाई के लिए कोई गरीब लड़की ढूंढ रही थी ताकि वो मेरे भाई को खुश रख सके। मैंने आसपास के कई मैरिज ब्यूरो से बात किया था, हमें रिश्ते की ज़रूरत है। आजकल तो रिश्तों की इतनी कमी है, लड़कियां अपने माँ बाप के घर बैठी बैठी ही बूढ़ी हो जाती हैं। वैसे इन हालतों में अगर एक अच्छा रिश्ता मिले तो इनकार कौन करता है। मुझे 2 हफ्ते में ही मैरिज ब्यूरो वालों ने एक लड़की का रिश्ता दिखाया था। वह लड़की कम उम्र की थी, बेहद खूबसूरत थी। मैं तो उसको देखते ही रह गई थी। मैंने जल्दी हाँ की, उससे कह दिया कि मुझे ये लड़की अपने भाई के लिए पसंद है, आप जब चाहें हमारे घर आकर हमसे मिल लें। मैंने लड़की वालों से बात छुपा ली थी कि मेरा भाई पहले से शादीशुदा था, अब उसकी डिवोर्स हो चुकी है। मैं उस लड़की की तस्वीर लेकर अपने घर चली गई थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपने भाई के लिए एक लड़की ढूंढ चुकी थी। भाई सुबह से अपने कमरे में बंद थे। जब वो बाहर निकले तो मैं बोली, भाई मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। भाई की आंखें एकदम सुर्ख लाल हो गई थी। वह बोले, मीनू तुमने 1 महीने पहले भी मेरे साथ एक बात की थी, उस बात का कांटा अभी तक मेरे दिल में चुभा हुआ है। अब बताओ तुम आज क्या कहने वाली हो। मैं बोली, भाई जो पिछले महीने आपके दिल में कांटा चुभा था उसी को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। भाई मेरी तरफ देखते देखते रह गए थे। वह बोले, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, मुझे बताओ तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम्हारी मेमोरी ठीक है ना।
भाई, मैं आपके ज़ख्मों के मरहम का इंतज़ाम कर रही थी। मुझे मालूम है कि आप अभी-अभी बहुत बड़े सदमे से दो-चार हुए हैं। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने ये गलती क्यों की थी? मैं अब उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। इसलिए मैं कुछ हफ्ते से आपके लिए लड़की ढूँढ रही थी और आखिरकार आपके लिए एक अच्छी और खूबसूरत लड़की ढूँढ ली है। अब आप उस लड़की की तस्वीर को देख लीजिए। भाई ने तस्वीर की तरफ नज़र भी नहीं की थी। वह बोले, नहीं मीनू, नहीं, मैं अब दोबारा शादी करने का सोच भी नहीं सकता और तुम्हारी पसंद की हुई कोई भी लड़की पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता। न जाने इस बार मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढ कर लाओगी। मैं बोली, भाई, मैं अपने पापों का पछतावा करना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। इस बात का पछतावा मुझे चैन नहीं लेने देती। इसलिए मैं आपका घर बसाना चाहती हूँ। मैंने एक बहुत शरीफ और मासूम लड़की आपके लिए पसंद की है। आप खुद सोचिए, जब मनोरमा को पता चलेगा आपने दूसरी शादी कर ली है और वह भी उससे ज़्यादा हसीन और कम उम्र की लड़की के साथ, तो उसका दिल जलकर राख हो जाएगा। बेशक अब वो अपने आशिक के साथ रह रही होगी, तब भी उसे आपकी खुशी अंदर से जलाकर रख देगी। आप खुद रोग लगाकर बैठे रहोगे, वह खुश रहेगी, लेकिन जैसे ही आपको खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएगी तो उसका दिल भी धड़कना शुरू हो जाएगा। भाई मेरी आंखों में देखकर बोले, मीनू, तुम सच सच कह रही हो कि मेरी शादी से मनोरमा को तकलीफ होगी? मेरे भाई ने मुझे बुरी तरह से डांट दिया और उन्होंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इंसान सिर्फ एक बार धोखा खाता है, तुम मुझे दूसरी बार धोखा देने की बात कर रही हो। मैं यही शादी नहीं करने वाला और आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए और अपना घर बसाइए। मैं अपने भाई की बातों से बहुत दुखी थी और मुझे अपने यीशु की भी याद आ रही थी। भाई तो ठीक ही कह रहे थे कि मुझे अपने पति के बारे में सोचना चाहिए। उस टाइम मैंने अपने पति यशु को फ़ोन किया था। वे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। कई बार फ़ोन करने पर किसी औरत ने फ़ोन उठाया। मैं तो परेशान रह गई। मेरे घर में कौन औरत है, क्योंकि मैं तो अपने पति के साथ बिल्कुल अकेली रहती थी। यशु के माता पिता गांव में ही रहते थे और मैं शहर में अपने पति के साथ अकेले रहती थी और ना ही यशु की कोई बहन थी। मेरे दिमाग में बड़ी तेज़ी से उलझन हुई। हे भगवान, कहीं दूसरे का घर बसाते बसाते मैं अपना घर ही ना उजाड़ लूँ। मैं जल्दी से अपने सास ससुर को फ़ोन किया और उनका हाल खबर लिया, लेकिन वे तो वहीं पर गांव में थे। मेरे पति यशु के साथ कौन औरत थी जिसने मेरा फ़ोन उठाया है? मैं अपने पति यशु को बिना बताए मैं अपने घर पहुंच गई। जब मैंने अपने मेन दरवाजे की बेल बजाई तो दरवाज़ा बड़ी देर में खुला था और जब दरवाज़ा खुला तो सामने देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं, मेरी भाभी मनोरमा खड़ी थी। मैंने मनोरमा से कोई बात नहीं की। तुरंत अंदर जाकर कमरे में देखा तो यशु कहीं नहीं थे। अंदर कमरे में मनोरमा का बेटा सो रहा था। मुझे उसे देखकर बहुत तेज गुस्सा आई। फिर मनोरमा भाभी पर चिल्लाते हुए पूछा, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तो उसने कहा, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर मैं सब कुछ बता देती हूँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं उसको बुरा भला कहने लगी। पहले तो तूने मेरे भाई का घर बर्बाद किया और अब मेरे घर पर डाका डाल रही है तू। औरत नहीं, शैतान हो। पहले तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, फिर मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, मनोरमा भाभी कहने लगी। जब तुमने मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर दोनों भाई अपने घर चले गए, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। तुम तो अच्छी तरह से जानती थी और जिसका इल्ज़ाम तुमने मेरे सर पर दिया था वह भी इस दुनिया से जा चुका था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसका ट्रक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। ये बात भी मुझे हाल में ही पता चली है, जब तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और मुझे छोड़कर वापस अपने घर चले गए तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। तभी नर्स ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? तुम्हारा पति तो कुछ देर पहले बड़ी बेसब्री से तुम्हारे बच्चे का इंतज़ार कर रहा था। क्या उसको कुछ हो गया है? मैंने कहा, नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ है और भगवान न करे उसको कभी कुछ हो। उसको तो मेरी भी उम्र लग जाए। फिर तुम क्यों रो रही हो? मैंने नर्स से कहा कि तुम मुझे फ़ोन पर किसी से बात करवा दो। फिर मैं अपने फ़ोन से तुम्हारे पति का नंबर ढूंढकर नर्स को दिया। नर्स ने तुम्हारे पति का नंबर मुझे मिलाकर दिया और मैं यीशु से सारी बात बताई। वह भला इंसान मुझे अपने घर लेकर आया और उसने मेरी बहुत सेवा की और उसने मुझसे वादा किया, बहन तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही अपनी पत्नी और अपने साले के दिमाग से सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। जब तक मीनू घर नहीं आती, जब तक तुम आराम से यहीं पर रहो। मीनू घर आती है तो आराम से बैठकर बातें करेंगे। मैंने यीशु को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था। अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा यीशु मेरा मान सम्मान करता है
और तुम तो खुद सब जानती हो मेरे बारे में। मैंने मनोरमा की बात सुनकर वहीं पर रोते रोते बैठ गई। मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो अननोन नंबर था। पहले तो मैं कॉल बंद करने लगी थी, मगर फिर फ़ोन उठाया था। मुझे किसी की सिसकने की आवाज़ आई थी। मैं बोली, कौन हो तुम? वह बोला, मैं यसु बोल रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ मीनू। तुम मुझसे आकर मिलो तो मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैंने कहा, यशु मैं घर पर ही हूँ और मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि मनोरमा भाभी हमारे घर पर हैं। मनोरमा ने सब कुछ मुझे बता दिया है। आप जल्द से जल्द घर आ जाइए। वह जल्दी घर पहुँच गए। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे हाथ में एक फ़ोटो का एल्बम थमा दिया था। उसमें मौजूद तस्वीर देखकर मैं चक्कर खाती खाती बची थी। अब सुनिए कुछ साल पहले की मेरी और मनोरमा की कहानी। मैं और मनोरमा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। उसने मुझे अपने खानदान के बारे में बताया था। वह अपनी एक बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। नानी बूढ़ी थी, इसलिए उसे खास ध्यान न दे सकी थी। इस बात पर मनोरमा कुछ बिगड़ी हुई थी, लेकिन जो भी था मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। तब उसने मुझे बताया वे और उसका पड़ोसी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसकी नानी के बहाने अक्सर वह उसके घर आ जाया करता था। मगर वे दोनों हमेशा अपनी हद में ही रहे थे, कभी तन्हाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते थे। जो जो दिन बीतते गए उनकी मोहब्बत गहरी होती जा रही थी। अब तो ये हालत हो चुके थे, उन दोनों को एक दूसरे के बगैर सांस तक नहीं आती थी। मनोरमा एक दिन कॉलेज आई तो बहुत परेशान लग रही थी। वह बात बात पर रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वो बोली, मीनू मेरा पड़ोसी लकी चाहता है कि हम अपने रिश्ते की शुरुआत कर दे। नानी तो वैसे भी बूढ़ी हैं, उनको इस सब के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने लकी से कहा है कि मैं शादी के बगैर रिश्ते बनाने पर भरोसा नहीं रखती। तो लकी ने मुझसे लड़ाई कर ली है। वह कहता है, अगर मुझे इस पर यकीन नहीं है तो फिर मुझे इस मोहब्बत के रिश्ते को भी नहीं रखना चाहिए। अब तुम ही बताओ मीनू, मैं क्या करूं? मैं बोली, मनोरमा मुझे तुम पर फ़ख्र है। तुमने अपनी इज्जत को अपनी मोहब्बत पर कुर्बान नहीं किया। तुम मेरी एक बात याद रखना, शादी के बगैर शारीरिक संबंध बनाना हमेशा इंसान को जलील और रुस्वा कर देता है। तुम सीधी तरह से लकी से कह दो, मेरी बारात लेकर आओ, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मनोरमा बोली, मैं ऐसा कहूँगी। मगर अगले दिन मनोरमा ने मुझे बताया कि लकी कहता है, मेरी भी अब ये जिद है कि मैं शादी से पहले तुम्हें हासिल करके रहूँगा और फिर उसी दिन तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। मैंने मनोरमा से कह दिया था, वह लकी से कह दे, मेरी भी अब यही जिद है कि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। मैंने मनोरमा से कह दिया था, लकी से कह दे, मैं इतनी गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ कि तुम्हारी जिद के खातिर भगवान की नज़रों में पापी बन बैठूँ। मनोरमा ने जब लकी को करारा जवाब दिया तो उसने मनोरमा को छोड़ दिया। मनोरमा हर टाइम रोती फिरती। एक दिन उसने बताया, मेरी नानी की मृत्यु हो गई। मैंने और भाई ने उसके साथ समझौता किया था, अब वो अकेली नहीं रहेगी। मैंने उससे कह दिया, मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। तो वह बोली, मीनू तुम आंखों देखी मक्खी कैसे निकल सकती हो? मैं बोली, तुम्हारी शादी से पहले वाली सभी बातों को हम भूल जाते हैं, उनका जिक्र ना करेंगे और ना तुम इन सब बातों को भाई से करना और ना ही मैं करूँगी। तो उसकी शादी मेरी भाई से हो गई। वह दोनों एक साथ बहुत खुश थे। शादी के 2 साल के बाद उनके घर औलाद हुई थी और उस बेटे की शक्ल बिल्कुल लकी से मिलती थी। ऐसा ही लगता था जैसा लकी का ही बेटा हो। इसलिए मुझे उस पर शक हुआ था कि उसने मेरे भाई के साथ धोखा किया था। मगर आज उसने मुझे जो फ़ोटो एल्बम दी थी उसमें लकी की मैयत की तस्वीर लगी हुई थी। मैं ये देखकर उछल गई थी। मनोरमा बोली, लकी मेरी शादी के 2 दिन बाद ही एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। वह तो मर चुका था। मीनू अब तुम ही बताओ कि लकी का बच्चा कैसे हुआ? मैं नहीं जानती कि उसकी शक्ल उस जैसी क्यों है, मगर मैं इतना जानती हूँ मैं गलत लड़की नहीं हूँ। मैं तो तब भी अपने इज्जत की हिफाजत की थी जब पूरी दुनिया में मुझे लकी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। तो फिर अब जब मुझे हेमंत से मोहब्बत हो चुकी थी तो मैं कैसे उनके साथ धोखा कर सकती थी? इतना कहकर मनोरमा मेरी नज़रों से ओझल हो गई थी, जबकि मैं अपना सर पकड़कर बैठी रह गई थी। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैं बेहद परेशान थी। इस परेशानी में मुझे मेरे भाई की वफ़ा याद आई थी। वह कैसे मनोरमा के लिए तड़प रहा था। मैंने अपनी गाड़ी में मनोरमा को बिठाया और मेरे पति यसु भी बैठे। हम चारों निकल लिए। जब हम घर पहुँचे हमने मेन गेट की बेल डोर बजाई। भाई काफ़ी देर में बाहर निकल कर आए। वे मनोरमा को देखकर आग बबूला हो गए। मेरे पति यसु ने भाई को समझाया और सारी गलतफहमियों को दूर किया। मेरे भाई की गलतफहमी दूर करने के लिए हॉस्पिटल जाकर बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवाया।
वह मेरे भाई का ही खून था, लेकिन शक्ल बिल्कुल लकी जैसी थी। न जाने ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया था, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक घर उजड़ते उजड़ते बच गया था और मैंने अपने भाई और अपने पति और अपने भाभी से माफ़ी मांगी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।